गुड मॉर्निंग क्लास। फिर से चैप्टर नंबर 1 हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे। ओके, इसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, ठीक है। तो वो पार्ट 1 था, अभी अभिक्रियाओं के प्रकार पार्ट 2 है। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने कौन कौन से अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कशन किया था? संयोजन और वियोजन। वियोजन को और कौन से नाम से जानते हैं? अपघटन, अभिक्रिया। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये 6 नाम पढ़े थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के: संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो आज हम लोग ये दोनों अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर है, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आओ देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। आपको क्रियाशील पदार्थों के बारे में पता है? क्रियाशील जो तत्व होते हैं, है ना, क्रियाशीलता वाली सारणी हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि जो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो सबसे ऊपर होता है, फिर उसके नीचे उससे कम, ऐसा, है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है, ठीक है, वो कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व के लवण से ही विस्थापित कर देता है। जो कम क्रियाशील तत्व का लवण होता है ना, ठीक है, उसमें से जो अधिक क्रियाशील तत्व है उस लवण में से उस कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। मतलब उसको उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह खुद ले लेता है। जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण से हटाकर उसकी जगह क्या करता है? खुद ले लेता है, ठीक है। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया में, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना मतलब किसी को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह लेना, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्या लिखा है? विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, ठीक है। जो कम क्रियाशील तत्व है उसको वहां से क्या करता है? वो विस्थापित कर देता है। तो आप उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले ये जनरल फॉर्मूला देखते हैं। इसमें आप जनरल फॉर्मूला में देखोगे, अगर हम यहाँ पर ए की बात करें, ये जो ए है, ये बताओ कौन सा तत्व होगा? कम क्रियाशील या अधिक क्रियाशील तत्व होगा? कौन सा होगा? कम क्रियाशील तत्व होगा। ओके, तो ये जो हमारा ए है ये क्या है? कम क्रियाशील तत्व है। कैसे? अगर ये कम होगा तो ये बी को उसकी जगह से कैसे हटाया? फिर अधिक क्रियाशील तत्व है, राइट। तो ये जो ए है ये क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है। ये क्या करता है? क्योंकि अधिक क्रियाशील है मतलब ये ज्यादा पावरफुल है। अगर हम जनरल लैंग्वेज में बोले तो जो ए तत्व है, ए कोई भी तत्व हो सकता है, वो ये जो बी है, बी से क्या है? अधिक पावरफुल है या क्रियाशील है, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो ए है ना, ये बी की जगह आ जाएगा और बी को क्या करेगा? अलग कर देगा। देखो यहाँ पे विस्थापित किया है, सी के पास कौन आ गया? अभी ए आ गया है ना, ठीक है। तो जो ए तत्व था, क्योंकि वो अधिक क्रियाशील है, या ऐसे जनरल लैंग्वेज में कॉमनली हम बोलेंगे कि वो अधिक पावरफुल है, इसीलिए उसने उसको क्या किया? अपनी जगह से हटा दिया और उसकी जगह खुद ले लिया। तो अब जो लवण का नाम है वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। पहले जो लवण का नाम रहा होगा वो जो बी तत्व था उसके नाम से शुरू होता होगा। अब क्या होगा? ए जो तत्व है उस तत्व के नाम से शुरू होगा। मतलब यहाँ पे लवण क्या होगा? बदल जाएगा और वो जो तत्व था जो विस्थापित हुआ था वो फिर उसको साइड में कर देगा, ठीक है। तो इसमें ये इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए। पहला क्या है? देखो क्या नाम है इसको? क्या नाम है ये? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। ये जो पोटेशियम है, ये देखो यहाँ पर क्या है? अधिक क्रियाशील। अब यहाँ पे तत्व जो है ये धातु है, ठीक है। ये जो के है ये भी एक धातु है। ये
मतलब जो पोटेशियम है ये सोडियम से अधिक क्रियाशील है। अब इसका नाम क्या है इस यौगिक का? सोडियम क्लोराइड, राइट? इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब क्योंकि ये जो पोटेशियम है ये सोडियम से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए ये क्या करेगा? सोडियम को उसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह क्या करेगा? वो खुद ले लेगा। देखो ये जो पोटेशियम है इसने क्या किया? ये सोडियम की जगह खुद ले लिया और वो Cl के पास आ गया और Na को अपनी जगह दे दी। अब Na को तो मजबूरी में उसी की जगह जाना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये अब क्या बन गया? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इस लवण का नाम पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है? और ये रहा हमारा सोडियम। सोडियम अब क्या हो गया? अलग हो गया। तो इसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि अधिक क्रियाशील धातु ने कम क्रियाशील धातु को, कम क्रियाशील धातु का ही ये लवण है, उसको उसी की लवण से क्या किया? विस्थापित कर दिया, उसको अलग कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ। इसमें भी क्या हो रहा है? ये जो जिंक है ये क्या है? अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील? अधिक क्रियाशील है। ये क्या करेगा? कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर को अलग कर देगा और कॉपर की जगह खुद आ जाएगा। तो अब ये जो जिंक था और ये कॉपर सल्फेट था, अब ये क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया। अब क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर ये अलग हो गया। समझ में आ गया विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? अब इसका और उदाहरण देखते हैं हम, जो बहुत कॉमन है, बहुत जनरल उदाहरण है। क्या देख पा रहे हो आप इस पिक्चर में? क्या दिख रहा है आपको? पहले दो वेसल्स दिख रहे हैं, दो कंटेनर्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? क्या देख रहे हो आप? इसके अंदर आपको ब्लू कलर का लिक्विड दिख रहा, ठीक है। ये ब्लू कलर का लिक्विड पता है क्या है? क्या है? कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का लिक्विड है ये है हमारा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इसमें क्या डला? क्या दिख रहा है आपको? ये कील है। कील किससे बनी है? लोहे से, ठीक है। तो लोहे को आयरन बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो सिंबल है, उसका जो प्रतीक है वो है Fe, ओके। अब इसमें क्या हो रहा है? आयरन जब इसके अंदर एडअप हुआ तो क्या हुआ? आयरन जो Fe है से बहुत सारे Fe क्या हुए? आयरन, ये जो कील है इसमें से बाहर आए, ठीक है। ये इनके आयन बन के क्या हुए? ये बाहर आए। अब बाहर आने के बाद जो यहाँ पे बहुत सारे Cu थे, है ना, ये जो Cu थे, बहुत सारे कॉपर के जो आयन थे, या जो इसके अंदर कॉपर घुला हुआ था, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट है तो ये कॉपर का ही लवण है, ठीक है। अब ये जो बहुत सारा कॉपर इसके अंदर है उसको क्या करेगा? ये धीरे धीरे ये जो आयरन है उसकी जगह लेते जाएगा। अब कॉपर क्या करे? कॉपर को क्या करना पड़ेगा? या तो वो इस कील के ऊपर आ जाएगा रेड कलर का, ओके, जैसे जंग होता है उसी कलर का, या फिर जब ये कील के ऊपर जगह नहीं बचेगी तो यहाँ नीचे नीचे ये जो सतह होती है, निचली सतह जो तल होता है, इस पे क्या होगा? ये बैठ जाएगा। तो ये प्रक्रिया, ये अभिक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक सारे के सारे जो कॉपर के जो परमाणु हैं वो विस्थापित नहीं हो जाते आयरन के परमाणु द्वारा, ठीक है। तो जो आयरन के परमाणु हैं वो तब तक के इसमें से निकलकर कॉपर की जगह लेते रहेंगे जब तक के पूरा का पूरा जितना भी उसके अंदर कॉपर के परमाणु है वो विस्थापित नहीं हो जाते। अब क्योंकि अब यहाँ पे क्या बन चुका है? कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन चुका है? देखो क्या बन चुका है? आयरन। आयरन बोलते हैं या फिर फेरस भी बोलते हैं, ठीक है, सल्फेट। आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट बन गया। अब क्योंकि ये लवण ही बदल गया तो उसका कलर भी तो बदल जाएगा ना। कलर बदलना ही ये बताता है कि अब कॉपर सल्फेट से क्या बन चुका है? आयरन सल्फेट। यदि रंग नहीं बदलता मतलब वो अभिक्रिया हुई नहीं। अगर ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा, नीले का नीला ही रहेगा, कॉपर सल्फेट का कलर, मतलब अभिक्रिया नहीं हुई। समझ में आया? अब देखो इसमें आप देख सकते हो ये जो कील है, ये कील के ऊपर आप रेड कलर, हल्का ब्राउन कलर देख सकते हो।
ये कॉपर का है, पहले यहाँ पे था क्या, नहीं था वो कलर, अब है इस पे, तो ये क्या है, उसके ऊपर कॉपर के परमाणु है। ठीक है, अब कॉपर के परमाणु यहाँ आ गए और आयरन ने उसकी जगह ले ली। ठीक है, यही अभिक्रिया यदि आप उल्टा करोगे, ठीक है, यदि कोई कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व के लवण में डाला जाए, उसके विलयन में डाला जाए, तो वो उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। अभी आप इसको उल्टा करो, यदि हम क्या करते हैं, ये जो आयरन सल्फेट है इसमें यदि हम क्या डाल दें, कॉपर का कुछ डाल दें, ठीक है, सपोज हमने कॉपर का कोई वस्तु डाल दिया इसके अंदर, तो अब क्योंकि जो कॉपर है ये क्या है, कम क्रियाशील है, आयरन से कम क्रियाशील है, तो क्या ये ब्लू में कलर चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो कम क्रियाशील तत्व है वो अधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता, इसीलिए इसका कलर तो चेंज होगा ही नहीं, ये ब्लू नहीं होने वाला, क्योंकि जो आयरन इसमें बन चुका है पहले से ही अधिक क्रियाशील तत्व है। तो जो अधिक क्रियाशील तत्व है उसको कम क्रियाशील तत्व कभी भी विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, तो समझ में आया कि जो ज्यादा क्रियाशील होता है, जो तत्व या जो धातु ज्यादा क्रियाशील है, वो क्या करेगा, कम क्रियाशील धातु को उसके ही लवण से विस्थापित करके उसकी जगह खुद ले लेगा, जिसकी वजह से लवण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, लवण जो है उसका जो नया लवण मिलेगा उसका कलर या उसकी प्रकृति सब कुछ क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, और जब चेंज होगी तभी हमें पता चलेगा कि अभिक्रिया हुई है। तो सबको अच्छे से समझ में आ गया इसके बारे में कि ये जो विस्थापन अभिक्रिया है ये किस प्रकार होती है। उसके उदाहरण द्वारा हम लोगों ने 3 उदाहरण पढ़ लिया, ठीक है, और एक उदाहरण को डायग्राम के द्वारा भी पढ़ लिया है, तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो हमारा चौथे नंबर का है द्विविस्थापन, ये विस्थापन था, मतलब इसमें एक ही तत्व दूसरे तत्व को विस्थापन कर रहा था, ठीक है, विस्थापित कर रहा था, लेकिन जो द्विविस्थापन अभिक्रिया उसमें क्या होता है, जो आयन होते, पहले जब 2 यौगिक या 2 लवण को जब हम उनका विलयन बनाते हैं तब वो आयनों में विभाजित हो जाते हैं, या एक दूसरे में जब मिक्स करते हैं तब किस में विभाजित हो जाते हैं, वो आयन में। आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, क्या नाम है उनका, वेरी गुड, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। तो पहले ये धनात्मक और ऋणात्मक आयन में बदल जाते हैं, तो उनके आयनों का अदला बदली होती है, ठीक है, आदान प्रदान अदला बदली। तो आयन क्या होते हैं, एक आयन अगर अपनी जगह छोड़कर जा रहा दूसरे के पास, तो उसके पास वाला जो आयन है वो पहले वाले की जगह पे आ जाता है। तो इसमें 2 बार विस्थापन हुआ ना, उसने उसकी जगह ली, उसने उसकी जगह ली। ठीक है, इसमें जो हमने देखा था, इसमें क्या था कि एक जो था ना वो तत्व अकेला था और एक दूसरे तत्व का लवण था, है ना, लेकिन उसमें क्या होता है, दोनों ही लवण होते हैं, दोनों ही यौगिक या पदार्थ होते हैं, उसमें एक अकेला तत्व नहीं रहता, यही दोनों में फर्क है। और वो अभिक्रिया हुई है उसका पता कैसे लगाते हैं, आओ देखते हैं। तो ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि 2 आयनों की अदला बदली हो रही है तो 2 बार विस्थापन हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 आयनिक यौगिकों के धनायन, धनात्मक आयन और ऋणायन, जिसको ऋणात्मक आयन भी बोलते हैं, एक दूसरे के साथ स्थान बदलते हैं। क्या करते हैं, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ स्थान बदलते हैं, जिससे 2 नए आयनिक यौगिक बनते हैं। ठीक है, इसमें एक ही यौगिक बन रहा था, इसके पहले वाला जो हमारा विस्थापन अभिक्रिया था उसमें क्या बन रहा था, एक ही यौगिक बन रहा था, पहले भी एक ही था बाद में भी एक ही बना, जो दूसरा था वो तो तत्व था, लेकिन इसमें 2 यौगिक आपस में अभिक्रिया करके 2 नए यौगिक बनाते हैं, क्योंकि वहां पर आयनों की अदला बदली हो जाती है, आदान प्रदान हो जाता है। तो आओ देखते हैं कैसे होता है। देखो यहाँ पर ये हमारा जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल सूत्र है ये हमारा। इसमें क्या हो रहा है, देखो ये ए है,
ठीक है, ये ए और ये बी, मतलब ये दोनों ने मिलकर एक यौगिक का निर्माण किया। अब कोई भी होगा नहीं पता हमें, हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, सपोज NaCl ले लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, C और D, मतलब इसमें भी दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण किए, तो इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, कॉपर सल्फेट मान लो इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बदली हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, ये जो Cl है ना, ये SO4 की जगह ले लेगा और SO4 Cl की जगह ले लेगा, तो बदल गए ना, आयन क्या हो गए, बदल गए। तो इसी की वजह से देखो क्या हो गया, A के साथ जो B था, अब B नहीं है, B किसके साथ चला गया, C के साथ चला गया, देखो C के साथ B चला गया। अब A के साथ B अगर हटा, तो क्योंकि D की जगह ली है ना B ने, तो अब D कहाँ आ जाएगा, A के साथ आ जाएगा, D कहाँ आ जाएगा, A के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ये दोनों नए यौगिक बने ना, अब A के साथ D हो गया और C के साथ B हो गया, तो यहाँ पे दो नए यौगिकों का निर्माण हुआ है। तो ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल तो यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो आपको समझ में आएगा। Na2SO4, क्या नाम हो सकता है इसका Na2SO4 का, सोडियम सल्फेट। दूसरा है BaCl2, क्या है ये, बेरियम क्लोराइड। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जगह बदल रही है, ये सल्फेट कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, इसकी जगह जा रहा। इसकी वजह से क्या हो गया, ये बेरियम, ये सल्फेट यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, बेरियम सल्फेट बन गया, ठीक है। अब क्योंकि बेरियम और सल्फेट जो आयन होता है, रेडिकल होता है, दोनों की वैलेंसी 2 है, तो कैंसिल होके उसका फॉर्मूला BaSO4 ही हो जाएगा। उसके बाद में फिर NaCl, तुमको तो पता ही, तो कॉमन है, Na सोडियम और Cl क्लोरीन, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या है, 1-1 है, इसीलिए उससे क्या बनेगा आपका NaCl। फिर उसको क्या करना है, बैलेंस कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Na 2 बार है और Cl भी 2 बार है, BaSO4 तो बैलेंस्ड है, उतने ही इधर में उतने इधर में। अगर मैं यहाँ पर Na के सामने 2 लगा दूं, तो अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि अभिक्रिया होती कैसे, ये जो Na है ना, ये पहले Na+ धनात्मक आयन बनाया, और ये SO4 2- ऋणात्मक आयन बनाया, डिसोसिएट हुए ना दोनों। अब इसमें भी क्या होगा, Ba2+ आयन और ये Cl- आयन, ठीक है। तो अब क्योंकि ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, जगह चेंज कर लेते हैं, ये इस प्लस के पास इसका नेगेटिव आयन आएगा, पॉजिटिव के पास पॉजिटिव नहीं आता, नहीं तो वह आयनिक यौगिक नहीं बनेगा। आपको पहले ही पढ़ाया था कि आयनिक यौगिक में क्या होता है, एक धनात्मक होना चाहिए और एक ऋणात्मक होना चाहिए, वही आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो इसमें ये जो हमारा धनात्मक आयन है दूसरे यौगिक का, इसके पास में पहले यौगिक का ऋणात्मक आयन चला जाएगा, और पहले यौगिक के धनात्मक आयन के पास दूसरे यौगिक का ऋणात्मक आयन आ जाएगा, इससे दो नए यौगिक बन जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है, आयनों का। इसीलिए यहाँ पे ऋणात्मक आयन ही अपनी जगह बदलते हैं, धनात्मक वहीं के वहीं रहता है, बस ऋणात्मक क्या करते हैं, अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो दोनों की जगह चेंज होगी, मतलब Ba के साथ SO4 था तो अब Cl आ गया, तो बदल गए ना, दोनों के साथ ही बदल गए, तो दोनों के ही आयन क्या हो गए, बदल गए, तो इससे नए दो यौगिक बन गए। अब इसमें एक और है, देखो कैसे बना है ये, क्या नाम है इसका, सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। तो ये रहा हमारा सिल्वर नाइट्रेट, ओके। इसमें भी वही चीज हो रही है, और ये तो तुम सबको बहुत अच्छे से पता है, क्या है ये, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे भी क्या हुआ देखो, ये जो Ag ये अलग हो जाएगा, ये धनात्मक आयन है, और NO3 ये ऋणात्मक आयन है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे Na और Cl ये भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग। यहाँ पे इन सबकी जो वैलेंसी है वो 1 है, NO3 की भी वैलेंसी क्या है, ये 1 ही है, और Na की भी वैलेंसी 1 है, Cl की वैलेंसी 1 है, इसलिए एक एक ही चार्ज लगे। अब इसमें भी क्या हो रहा है, ये जो आयन है, आयन आपको दिख रहा है, Ag के पास क्या आ जाएगा, ये Cl आ जाएगा,
ठीक है, और Na के पास क्या चला जाएगा, NO3 चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर भी क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, द्वितीय विस्थापन हुआ, दो आयनों ने अपनी जगह बदल दी और उससे दो नए यौगिक बन गए। ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखाया है, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, फिर ये सिल्वर क्लोराइड बन गया और ये बन गया सोडियम नाइट्रेट। ओके, यहाँ पर ये जो आयन की अदला बदली हुई है ये दिखाया, देखो। अब ये जो हमारा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है ना, इसका एक और नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या नाम है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप पता है क्या होता है, आपको पढ़ाया था मैंने अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप को हम प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, इंग्लिश में प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे दूध फट जाता है तो पानी अलग हो जाता है और उसका जो ठोस पदार्थ है वो अलग हो जाता है, देखा है ना सबने। उसी प्रकार से जब यहाँ पर देखो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, ठीक है, क्या है यहाँ पर, ये हमारा क्या है, NaCl, ये इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, NaCl है, अभी जो हमने ऊपर में रिएक्शन किया था, और ये क्या है, AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है। ओके, अब क्या हो रहा है कि ये जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, विलयन है, इसके अंदर क्या डाला जा रहा है, NaCl का विलयन, नमक घोल के एक टेस्ट ट्यूब में उसको सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है। अब इसमें जो नीचे जो हमारा बना था ना, ये रिएक्शन क्या था हमारा, AgNO3 राइट प्लस NaCl, इससे क्या बन रहा था, क्या बन रहा था, ठीक है, इससे बन रहा था सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये एक्चुअली अवक्षेप है। क्या है, अवक्षेप। अवक्षेप मतलब कि सॉलिड, ठोस पदार्थ। क्या होता है, जब ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो इसमें जो सिल्वर क्लोराइड बनता है ना, वो व्हाइट कलर का, जैसे पाउडर नहीं होता है, अगर चूना वगैरह अगर हम डाल देते तो नीचे बैठ जाता है तल में, बिल्कुल वैसे ही ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, ये जो बनता है ना, ये अवक्षेप बनकर यहां पर नीचे तल में बैठ जाता है। ठीक है, क्योंकि अब इसमें अवक्षेप बना, और ये जो सोडियम नाइट्रेट है, ये जो हमारा है सोडियम नाइट्रेट, ये यहां पे होता है NaNO3, ये लिक्विड के फॉर्म में ऊपर रहता है और नीचे क्या बैठ जाता है, सिल्वर क्लोराइड। क्या रहता है नीचे, सिल्वर क्लोराइड, ये होता है श्वेत कलर का, ये हमें नजर आता है। तो मतलब देखो, दो ये जो बिल्कुल क्लियर लिक्विड थे दोनों, NaCl और ये सिल्वर नाइट्रेट, दोनों क्या थे, बिल्कुल क्लियर लिक्विड्स थे। लेकिन जैसे उसमें डाला तो जब आयनों का आदान प्रदान हुआ और रिएक्शन हुआ, तो जो सिल्वर क्लोराइड बना वो सॉलिड फॉर्म में दिखने लग गया, और वो जो टेस्ट ट्यूब था या जो बीकर था उसके तल में बैठ गया, और आपको ऊपर में क्या नजर आ रहा है, सोडियम नाइट्रेट। तो क्योंकि इसमें अवक्षेप बनता है, इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, ये जो सिल्वर क्लोराइड बना ये अवक्षेप है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में हम लोगों ने दो अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा, तीसरे और चौथे नंबर कौन कौन से, विस्थापन अभिक्रिया और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। किसी को कोई डाउट है तो एक बार वापस हम लोग समराइज कर लेते हैं कि दोनों में हमने क्या पढ़ा। तो जो मुख्य अभिक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, वापस बोलो, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन और अपचयन। इसमें से आज हम लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर का विस्थापन और द्वितीय विस्थापन पढ़ा। विस्थापन और द्वितीय विस्थापन में क्या अंतर है कि विस्थापन में एक यौगिक होता है और एक तत्व होता है। तो जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो दूसरे तत्व के यौगिक से उसको विस्थापित कर देता है, क्योंकि वो अधिक पावरफुल है, और उसकी जगह लेकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, और द्वितीय विस्थापन में हमने क्या पढ़ा, दोनों जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं वो दोनों यौगिक है, उसमें क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक आयन अलग अलग हो जाते हैं और वो अपनी जगह
बदल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आयनों की अदला बदली, जिससे दो नए यौगिक बनते हैं। और जब भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है तब उसमें जो दो नए यौगिक बनते हैं ना, उसमें से एक अवशेप होता है जो नीचे तल में बैठ जाता है। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को और कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, अवशेपन अभिक्रिया। तो इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।